बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डेली जो है ना वो जो एलसी का प्रोसेस है वो कैसे करना है। ठीक है जी। तो जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ट्रेनिंग है एलसी की, ठीक है जी, उसमें बेसिक जो रोल है वो ये है कि हमने एक सेक्शन को कैसे क्लियर करना है, उसके अंदर जो है ना जो प्रोडक्ट है उसके सारे पैरामीटर्स को कैसे क्लियर करना है, और उस प्रोडक्ट की जो वो स्टेज है, पहली जो स्टेज है, ठीक है जी, उस प्रोडक्ट की उस स्टेज को हमने जो है ना वो कैसे क्लियर करके उसको स्टेज सेकंड के ऊपर पहुंचाना है। ठीक है जी। तो जैसा कि हम जो है ना पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एलसी का मतलब है लैन क्लियरेंस, और एक सेक्शन को 5 चीजों के बिना हम क्लियर नहीं कर सकते एलसी के ऊपर। ठीक है जी। नंबर 1 जो है ना एरिया को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है ना क्लीनिंग आ जाती है, उसमें वॉल्स आ जाते हैं, फ्लोर, उसके बाद जो है ना उसकी डक्ट्स की इनलेट और उसकी रिटर्न, उसके बाद उसकी मशीनरी, उसका पर्सोनल, उसके डोर्स, उसका पेंट और उसकी सारी चीजें जो है ना ये शामिल हो जाती हैं किसके अंदर, कि ये शामिल हो जाती हैं एरिया के अंदर। अब जो है ना जो फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस है या हमारी जो है ना जीएमपी की जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर ये बात बहुत क्लियर है कि जो है ना आपने उस एरिया की जो है ना जो नॉन वेबल काउंट है उनको भी क्लियर करना है, और उनकी जो क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोसेस है जो कि रिंसिंग सैंपल से आप करते हैं, आपने उसको भी क्लियर करना है। ठीक है जी। अब जो रिंसिंग सैंपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हर सेक्शन का जो है ना वो नॉन स्टीराइल एरिया का भी लाजमी है, और जो आपका स्टीराइल एरिया है उसका भी वो लाजमी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है ना कि रिंसिंग सैंपल हम जो है ना लेंगे कैसे। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा कंटेनर जो कि वॉल्यूम रखता है, कि एक हुजूम रखता है, उसमें तो हम जो है ना वो यानी कि WFI के साथ जो कि वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसके साथ हम जो है ना वो रिंस करके हम वो जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। अब उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक फार्मूला है कि हम 125 लीटर का जो कंटेनर होगा उसके अंदर 1 लीटर को रिंस कर लेंगे। रिंस करने के बाद हम क्या करेंगे, वो कंटेनर जो है ना वो लेके सैंपल क्यूसी को, अब क्यूसी उसमें से ये चेक करेगी कि इसके अंदर जो प्रीवियस प्रोडक्ट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितने हैं। उसका जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, या उसका जो है ना हमारा जो एक रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि 10 ppm से वो ज्यादा ना हो, यानी कि 10 पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस प्रोडक्ट का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 10 हो सकते हैं 10 लाख के अंदर, तो वो अगर इतने हों तो वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, फार्माकोविजिलेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, एडवर्स इवेंट जो ड्रग इवेंट रिपोर्ट होती है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। उसको जो भी ऑर्गेनिज्म यूज करेगा, चाहे ह्यूमन है, एनिमल है, कोई भी है, तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है वो आपकी प्रोडक्ट को क्रॉस कंटेमिनेशन भी जाएगी। तो एक होती है इंट्रा क्रॉस कंटेमिनेशन, और एक होती है कि यानी इंट्रा क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन द कंटेनर्स, यानी कि एक होती है एरिया के दरमियान जो आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, एक होती है आपकी प्रोडक्ट के दौरान। तो ये होगी आपकी प्रोडक्ट के जो है ना दौरान जो क्रॉस कंटेमिनेशन है वो जो है ना हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, फिजिकली पैरामीटर, केमिकली पैरामीटर और डिटोरिएशन का काज बन सकती है, और आपकी जो है ना आगे जो ऑर्गेनिज्म है उस पर भी इफेक्ट कर सकती है। तो रिंसिंग सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन का एट द टाइम ऑफ एलसी। ठीक है जी। अब मशीनरी आपकी जो है ना वो क्लियर होगी किसके अगेंस्ट में, एक टेक्निकली किसके अगेंस्ट में हो गई, स्टैंडर्ड के नहीं, वो रिंसिंग सैंपल में हमने बेसिकली क्या कर लिया, मशीनरी को भी ओके कर लिया। बेसिकली ये आपकी क्लीनिंग वैलिडेशन हो गई ना। मशीनरी को आपने रिंसिंग सैंपल करके आपने ये क्लियर कर लिया कि प्रीवियस प्रोडक्ट का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लियर है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जो है ना आपने रस्ट को भी क्लियर करना है। जब आप मशीनरी को विजिट करेंगे तो रस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, उस एरिया में किसी जगह पे रस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद डस्ट भी कहीं पे नहीं होनी चाहिए। पर्सोनल आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म क्लियर हो, हर चीज उनकी क्लियर होनी चाहिए।
आप मशीनरी का हम बता चुके हैं। उसके बाद जो है ना आपका जो फ्लोर है वो शुड बी क्लीन, फ्लोर से भी आप जो है ना सैंपल ले सकते हैं, स्वैब सैंपल। ठीक है जी, आपने स्वैब्स वहां से जब वो स्वैब से जो है ना आपने वहां पे रिंस किया 10x10 की जो है ना वो मेजरमेंट के साथ, और उसको डिप कर दिया WFA के साथ और उनको दिया कि हाँ जी चेक करें यहाँ पे कोई इशू तो नहीं। उसके बाद जब आप क्लीनिंग वैलिडेशन करते हैं तो वो फिर आप फ्लोर की भी करेंगे, आप वॉल्स की भी करेंगे, आप जो डक्ट्स की इनलेट है या रिटर्न है उनको भी करेंगे। सर ये करेंगे कब कब, मतलब वीकली करेंगे इसको या वो डेली? मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने सिर्फ जो डेली बेसिस पे इस वक्त इंजेक्टेबल का जो है वो हम कर रहे हैं, उसका जो है ना रिंसिंग सैंपल। बाकी इसका हम करेंगे वीकली। वीकली भी किस सिनेरियो के साथ करेंगे कि अगर एक चीज है कि हम मिसाल के तौर पे साशे से शुरू कर लेते हैं, साशे को हमने करना है इस वीकेंड पे, ठीक है जी। उसके बाद पाउडर को करेंगे अगले पे, यानी कि इस तरह हर वीक में एक आप सेक्शन को करेंगे, लेकिन इंजेक्टेबल को जो है ना वो डेली बेसिस पे करेंगे। ठीक है सर। क्लियर होगी बात। अब जो है ना आपने क्या करना है कि जब आपने मकसद है कि ये प्रोसेस कर लिया, फ्लोर भी आपका ओके हो गया, वॉल्स भी ओके हो गई, आपकी ये सारी एरिया की आपकी सेटिस्फेक्शन क्लियर हो गई कि मेरा एरिया जो है ना इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि क्लियर हो चुका है, तो आप अगले जो है ना वो मरहले पे आते हैं। अगला जो मरहला आपका होता है जब आप ये सारे पैरामीटर कर लेते हैं तो नंबर 2 पे आ जाता है आपके मटेरियल्स / प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब आप देखते हैं कि हाँ जी इस प्रोडक्ट को जिसकी मैं एलसी देने के लिए आई हुई हूँ, बैच के आया हुआ हूँ, ठीक है जी, तो उसमें जो मटेरियल यूज होने हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अब मटेरियल जब आपने यूज करने हैं, हाँ जी, उसमें से एक्टिव कितना है, क्या एक्टिव की जो क्वांटिटी है वो एमओ के अगेंस्ट में है। ठीक है जी। उसके बाद उसकी जो है ना, क्योंकि वो सारे पैरामीटर, उसकी क्वांटिटी, उसकी हर चीज वो पीछे जो डिस्पेंसिंग वाला फार्मासिस्ट होगा वो करा चुका होगा, लेकिन क्योंकि आप उसको फिर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम इसको स्टार्टअप प्रोसेस भी बोलते हैं। मटेरियल को वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्टअप प्रोसेस भी है। और नंबर 2 आपने एलसी के साथ का भी इसका पॉइंट चेक करना है कि हाँ जी मटेरियल उसमें एक्टिव की जो क्वांटिटी थी एज पर एमओ ओके है। जी सर। वो जो कंटेनर वहां पे आपकी उस सेक्शन में पड़ा हुआ है वो वाकई उसके ऊपर रिलीज की स्लिप लगी हुई है और उसकी कोई नियर एक्सपायरी या एक्सपायरी तो नहीं है, और बाकी जितनी क्वांटिटी है वो आपकी वेरीफाइड है, और बाकी जो सारे पैरामीटर्स हैं वो डिस्पेंसिंग के ऊपर जो है ना वो चेक किए जाते हैं कि हाँ जी इसका वेंडर अप्रूव्ड है, ये है वो है सारा कुछ। बाकी जो फिजिकली और केमिकली उसकी जो है ना कुछ चेंज तो नहीं है, वो सारी चीजें वहां पे वेरीफाई होके यहाँ पे आगे जो है ना हम उसको कर लेते हैं। तो मटेरियल की आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। मटेरियल की वेरिफिकेशन के करने के बाद नंबर 3 पे आएंगे आप मशीनरी। वो जो मशीनरी थी वो थी रिगार्डिंग रिंसिंग सैंपल। फोकस द पॉइंट। ठीक है जी। एरिया में आपकी, क्योंकि एरिया में वो एक चीज बेस कर रही थी तो इसलिए आपने उसको देखना था एरिया में भी जितनी चीजें हैं वो क्लीन है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मशीनरी का रोल है वो आपने इस तरीके से देखना है कि क्या जो मशीनरी है ये आपकी क्वालिफिकेशन के पैरामीटर को मीट कर चुकी है, इसकी इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन हो चुकी है। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपका 4 चीजें मीट करती होती हैं। ठीक है जी। DQ, OQ, IQ, OQ एंड PQ, यानी डिजाइन क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। 4 चीजें। क्या आपकी जो ये मशीन है इन 4 पैरामीटर से गुजर के इस सेक्शन पे पड़ी है। ठीक है जी। डिजाइन क्वालिफिकेशन कब होती है, जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जो है ना इसको भेजते हैं तो मैन्युफैक्चरर इसका पूरा एक डिजाइन बनाता है और उसके मुताबिक इसकी क्वालिफिकेशन करके आपको भेजता है। यहाँ पे वो आके इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक दफा ऑपरेट करके दे देता है आपको उसकी मशीन के मैनुअल के साथ। ठीक है जी। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट वो ऑपरेट करके दे देता है, फिर आप उस पर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपकी उस मशीनरी या इक्विपमेंट से रिलेट कर रही होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी क्या मेरी मशीन जो है ना, जो इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन है, ये इन सारे पैरामीटर को मीट कर चुकी है। नंबर 1।
इसकी कैलिब्रेशन हो चुकी है, कैलिब्रेशन इसकी क्लियर है, ठीक है जी। नंबर 3 के ऊपर कि इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या इसकी करेक्टिव मेंटेनेंस है, वो उसके एक शेड्यूल्स हैं, उसके मुताबिक आपकी करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये जो है ना शेड्यूल के मुताबिक इसकी हो रही है। नंबर 4 की इसकी जो लॉग बुक है वो फिल हो रही है या नहीं हो रही। ये आप उस इक्विपमेंट या मशीनरी से जिस सेक्शन में आप जाएंगे उससे रेलिवेंट आप इन चीजों को चेक करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 के ऊपर। अदनान साहब नंबर 4 क्या था? पर्सोनल, ठीक है जी, पर्सोनल, ठीक है जी। अब बात यह है कि जहां पे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम अगर एक लेते हैं ना, तो वहां पे 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। नंबर 1, एक वो प्रीमिसेस का फ्लो होना चाहिए, यानी वो पूरा एक प्रीमिसेस बना होना चाहिए फ्लो के साथ। फ्लो जैसे मैंने आपको बताया, पर्सोनल एंट्री, मटेरियल एंट्री, कैसे इन होना है, कैसे आउट होना है, उसके बाद एक पूरे बफर हो, एग्जिट हो, एंट्री हो, ये सारा एक फ्लो है, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 के ऊपर आपका जो है ना होना चाहिए कि वहां पे मशीनरी बेस करती हो आपकी, कि जिस सेक्शन से रेलिवेंट वो मशीनरी या इक्विपमेंट में वो बेस करता हो। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट है कि उसका टेक्निकल पर्सोनल हो वहां पे, ठीक है जी। जो 3 चीजें हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट है, प्रीमिसेस, उसके बाद पर्सोनल और मशीनरी। अब यहाँ पे पर्सोनल ऑटोमेटिकली टेक्निकल पर्सोनल, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकल पर्सोनल की। हाँ जी, आप जिस सेक्शन में एलसी के लिए गए हुए हैं उसमें टेक्निकल फार्मासिस्ट मौजूद है, टेक्निकल सुपरवाइजर मौजूद है, टेक्निकल ऑपरेटर मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद वहां पे जो वर्कर हैं वो ट्रेन शुदा है। वो सारे जो पैरामीटर हैं जो है ना ये आपने क्लियर करने हैं कि फार्मासिस्ट को जो है ना वो बिल्कुल एक टेक्निकल बंदा है, सुपरवाइजर को पता है सारा कुछ, ठीक है जी। ऑपरेटर जो है उससे आप सवाल कर सकते हैं, जी आप कैसे मशीन चलाते हैं, इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट आप जो है ना क्या जानते हैं। वर्करों से पूछेंगे, जी जी आपकी क्या क्या जेडीज है, यहाँ पे आपने क्या क्या यहाँ पे करना है, क्या आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जहां पे हमने एरिया को वेरीफाई किया, जहां पे हमने मटेरियल्स और प्रोडक्ट को वेरीफाई किया, उसकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, उसके बाद जो है ना जहां पे हमने मशीनरी को वेरीफाई किया वहां पे पर्सोनल भी इंपॉर्टेंट है फॉर द लैंड क्लियरेंस प्रोसेस, फॉर द एलसी प्रोसेस, ठीक है जी। आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो है आपका एचविक, एचविक, और साथ में हम डॉक्यूमेंटेशन को भी उस सेक्शन से रेलिवेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। एचविक एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब जो एचविक है बेसिकली क्या है, आपका हर सेक्शन जो है ना एक ऐसे प्रोसेस से गुजरा होना चाहिए जिसको हम कहते हैं हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है जी, उससे वो क्लियर हो। देखिए एक एसी होता है, एसी क्या, ये जैसे एसी लगा हुआ है, अब ये इसको एचविक हम नहीं कर सकते, ये एयर चेंज नहीं कर रहा, ये इसी जो हमारे कमरे की एयर है इसको जो है ना बाहर से एयर लेके इसको ठंडा कर रहा है बस, ठीक है जी, हीट को बाहर और ठंडा कर रहा है। जबकि एचविक क्या होता है, ये पूरा एक फ्लो होता है, पूरा एक एयर का चेंज होता है, ठीक है जी। मिसाल एयर आती है, इन होती है, ठीक है जी, इन होने के बाद वो पूरे रूम में जो है ना वो रिवॉल्व करती है, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर, एक रूम के अंदर जहां एचविक होता है उसकी एक डक्ट लगी होती है जिसको इनलेट बोलते हैं, वहीं पे उसकी एक रिटर्न होती है। एयर आई, इनलेट से आई एयर, और उसके बाद उसने रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करने के बाद रिटर्न से गुजरी, रिटर्न से गुजरने के बाद फिर वो डक्टों से होती हुई वहां से क्या हुई, पहले प्री फिल्टर से गुजरी, यूनिट की बात, हम आउटडोर जो यूनिट है उस पे पहुंच गई, वहां पे प्री फिल्टर से गुजरी, प्री फिल्टर के बाद बैक फिल्टर से गुजरी, बैक फिल्टर के बाद हैपा फिल्टर से गुजरी, हैपा फिल्टर से गुजरने के बाद वहां पे उनके जो फिन्स हैं या जो कंप्रेसर लगा होता है वहां से उसने अपने आप को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो जो है ना आगे दोबारा आई, और उसके बाद जब ठंडा हो जाती है तो वहां पे आगे हम हीटर भी लगा देते हैं कि अगर हमने पाउडर वाला सेक्शन है तो अगर हमने उसको ह्यूमिडिटी को भी कवर करना है और हमने टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है तो क्या होती है, तो वो दोनों को ऑटोमेटिक जो है ना वो सिस्टम जो उसका कंट्रोलर होता है उसको चला देता है, तो वो एयर वहां से होके फिर दोबारा जो है ना वो इनलेट से होके गुजरती है। तो जब ये आपका पूरा एक सर्किट हो जाता है इसको हम कहेंगे एचवैक सिस्टम, और इसको हम कहेंगे एयर चेंजेस। तो क्या होता है कि आपने ये देखना है कि हाँ जी उसका जो उस एरिया का जो है ना पूरी एयर चेंज हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 के बाद ये है कि आपका जो
वहां पे एचवेक है, उसका बाहर मैनोमीटर लगा हुआ है और मैनोमीटर के अंदर उस एयर का प्रेशर मौजूद है, ठीक है जी। और प्रेशर आपका होना चाहिए 0.3 वाटर ऑफ कॉलम इंचेस से लेकर 0.5 मिनिमम होना चाहिए। ये एक नॉन स्टीराइल एरिया की बात कर रहे हैं, और स्टीराइल एरिया में भी यही होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा बढ़ता जाता है, जो है ना, एक एरिया में इतना है तो उससे आगे पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है जी। अब क्या है कि उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि एयर चेंज को मालूम करने के लिए हम उसमें CFM नोट करते हैं, क्यूबिक फीट पर मिनट के एयर की हम जो है ना CFM मालूम करते हैं। मालूम करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत हम जो है ना वो करते हैं उसकी एयर चेंजेस। जी अदनान साहब, वो फार्मूला कौन सा है जिससे एयर चेंज हम मालूम करते हैं? CFM multiplied by 60 divided by room volume. डिवाइडेड बाय 6, हाँ, मल्टीप्लाई बाई रूम वॉल्यूम, ठीक है जी। तो आपका जो CFM होगा उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, जो रूम का वॉल्यूम होगा, और उसको जो है ना डिवाइड कर देंगे 60 के ऊपर, तो हमारे पास उस एरिया की क्या होगी, एयर चेंज आ जाएगी पर साइकिल, यानी कि वो हम लिख देंगे कि इतनी जो है ना एयर का साइकिल है, और जो है ना वो आ रहा है, जो है ना, मिसाल के तौर पे